जरा जल्दी से बताओ। ऑडियो एंड वीडियो। गुड इवनिंग बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है, जरा जल्दी से बताओ। एवरीथिंग इज क्लियर? शुड वी स्टार्ट करें? चलो, तो आप मुझे बताओ, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको हम फटाफट रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने टैक्सोनॉमिकल 8 पढ़ा था और मैंने आपसे क्या बोला था कि लास्ट वाला जो लेक्चर है उससे एक क्वेश्चन 101% आता ही आता है, 100% आएगा। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल 8 में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हर्बेरियम। नाम ही है, हर्ब मतलब प्लांट। ठीक है, एक्स सिटू एन सिटू एक्स सिटू। कंजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन है। क्या है? प्रिजर्वेशन है। क्या किया था हमने? कलेक्ट किया था, ड्राई किया था, उसके बाद उसको प्रेस कर दिया था, पॉइजन किया था, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया था, फिर जो हर्बेरियम की शीट थी उसमें हमने उसको माउंट कर दिया था और फिर हमने उसको ऐसे डिपॉजिट कर दिया था, हमने बढ़िया से उसको जमा के रख दिया था। समझ में आया क्या क्या लिख दिया था उसमें? बी सी डी ई एफ पी एल। क्या क्या लिख दिया था? बी सी डी ई एफ पी एल। एक चीज याद रखना कि यहां से क्वेश्चन किस टाइप का बनता है मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, टोटल याद रखना, नीट में केवल 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं? केवल 3 टाइप के। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको खुद सिखाऊंगा। सामने ये टॉपिक रखा हुआ है, आप बताओ यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहले मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद आपसे बनने लगेगा। समझ में आ गया? तो चलो, फिर आप मुझे बताइए क्या क्या लिखा था हमने? बी सी डी ई एफ पी एल। इसको हम अरेंज कैसे करते थे? यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से, या कैसे भी फेंक देते थे? यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। किसने दिया था? बैंथम एंड हुकर ने। वेरी गुड, किसने दिया था? बैंथम एंड हुकर ने। फिर हमने बात करी थी बॉटनिकल गार्डन की। बॉटनिकल गार्डन आप मुझे बताओ प्लांट्स के लिए होता है, एक्स सिटू है, कंजर्वेशन है। फिर आप मुझे बताइए इसमें हम क्या क्या लिख देते थे? देखा ना, ऐसे प्लांट्स में ऐसे नेम प्लेट लेके प्लांट खड़ा रहता है, क्या क्या होता था उसमें? फैमिली नेम, जीनस नेम, स्पीसीज नेम। याद है सभी को? इससे क्या फायदा होगा? वी कैन आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर प्लांट। हम उस प्लांट को पहचान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम उस प्लांट को पहचान सकते हैं। पूरा क्लियर हो गया? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना? ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलो, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल क्या थे? भारतीय लव्स एनआरआई। क्लियर है ना? लॉयड बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। क्लियर हो गया? सभी को याद है लॉयड कहां पर था? दार्जिलिंग में था। सभी को याद है ना? फिर आप मुझे बताओ, हमने देखा था म्यूजियम। म्यूजियम प्लांट के लिए हो सकता है, एनिमल के लिए हो सकता है, स्केलेटन के लिए हो सकता है, और किसी भी आर्ट के लिए हो सकता है। समझ में आ गया? किसी भी चीज के लिए हो सकता है। मान लो हमने कोई पुरानी चीजें वहां पर रखी हुई है, वो उसका भी म्यूजियम हो सकता है। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ, हमने म्यूजियम में और क्या देखा था? ये एक्स सिटू है, ये प्रिजर्वेशन है। प्रिजर्वेशन 2 टाइप का होगा, ड्राई प्रिजर्वेशन होगा, वेट प्रिजर्वेशन होगा। ड्राई प्रिजर्वेशन हम किसका करते थे? स्मॉल एनिमल को कलेक्ट करेंगे, किल करेंगे और पिन कर देंगे छोटे से बॉक्स में। आप मुझे बताओ, लार्ज एनिमल का क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, किल करेंगे और उसको स्टफ कर देंगे। उसके अंदर का जो सॉफ्ट मटेरियल है उसको निकाल के प्रिजर्वेटिव उसके अंदर भर देंगे। तो ये पूरा क्लियर हो गया। फिर हमने क्या देखा था? जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क अगेन क्या है? जू है तो एनिमल है, जू है तो एनिमल है। फिर आप मुझे बताइए, हमने क्या देखा था? एक्स सिटू है कि इन सिटू है? एक्स सिटू है। फिर मुझे बताओ, ये क्या है? कंजर्वेशन है। फिर हमने क्या देखा था कि जूलॉजिकल पार्क में हम क्या करते हैं? वी प्रोवाइड कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट। हम वो कंडीशन देते हैं जो उनके नेचुरल कंडीशन के क्या होता है? सिमिलर होता है। आया समझ में? फिर आप मुझे बताइए, हमने नेक्स्ट क्या देखा था? इसमें हम उसका क्या ऑब्जर्व करते हैं? हैबिट्स एंड बिहेवियर। क्या ऑब्जर्व करते हैं? हैबिट्स एंड बिहेवियर। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो, फिर आप मुझे बताओ, हमने क्या देखा था? की। तो की क्या है? की आर द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स जिसकी मदद से हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सके। मान लो 2 लोग बैठे हुए हैं, तो उन 2 लोगों में से हम किसी एक को पहचान सके।
अब एक स्टेटमेंट हो गया जिसकी मदद से हम उसको पहचान रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, लीड। तो यहां पर दो स्टेटमेंट बन गए ना, जैसे मैंने कल आपको बताया था, भारत भैया की हाइट कम है, हाइट को मान लो मैंने की ले लिया, भारत भैया की हाइट कम है, अशोक भैया की हाइट ज्यादा है। तो आप मुझे बताना बेटा कि यहां पर ये दो स्टेटमेंट हो गए ना, अपोजिट हो गए ना, अल्टरनेट हो गए कि नहीं हो गए? तो आप मुझे बताओ ये क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड कपलेट। ये क्या कहलाएंगे? कपलेट। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर आप मुझे बताओ जो सिंगल स्टेटमेंट है जिसकी वजह से हमको भारत भैया के पास जाना है, वहां पहुंच रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? लीड। क्या कहलाएगा? लीड। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर हमने देखा था फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 साल पहले इसमें मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आए थे। कैसे क्वेश्चन आए थे? मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आए थे। हो गया पूरा क्लियर? अब आप मुझे बताना क्या क्या देखा था हमने बोला था मोनोग्राफ। सबसे पहले हम देखते हैं मोनोग्राफ। मोनो मतलब सिंगल। यदि हम किसी एक टैक्सॉन की स्टडी कर रहे हैं, मान लो जैसे सपोज करो मैंने बोला मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका क्या हो गया? मैंगो। मैंजीफेरा इंडिका क्या हो गया? मैंगो। अब आप मुझे बताना यदि मैंगो के बारे में हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं, उसकी जितनी वैरायटीज हैं सबके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? मोनोग्राफ। कैटालॉग में क्या होगा? वो सभी स्पीसीज जो एरिया में प्रेजेंट है उनका अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। जैसे आप इस तरीके से समझ लो, आपका अटेंडेंस रजिस्टर क्या हो जाएगा? अटेंडेंस रजिस्टर। भाई जिसका ए से नाम है वो पहले हो गया, जिसका बी से नाम है फिर बाद में हो गया, सी से नाम है, इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे? कैटालॉग। क्या बोलेंगे? कैटालॉग। फिर हमने बोला फ्लोरा एंड मैनुअल। अच्छे से समझना, एफ फॉर फ्लोरा, एफ फॉर फ्यू, एफ फॉर फ्लोरा, एफ फॉर फ्यू। तो जिसमें हम फ्यू कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं वो कहलाएगा फ्लोरा। समझ में आ गया? वो इंडेक्स की तरह काम आएगा। चलो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर मान लो मैंने बोला फ्लोरा, दूसरी तरफ मैंने बोला मैनुअल। क्लियर है? अब आप समझना, एफ फॉर फ्लोरा, एफ फॉर फ्यू। समझ में आ गया? एम फॉर मैनुअल, एम फॉर मैनी, मैनी स्पीसीज एज वेल एज कैरेक्टर, मैनी स्पीसीज एंड मैनी कैरेक्टर्स। इसको हम क्या बोलेंगे? मैनुअल। फ्यू, आप मुझे बताओ फ्यू कैरेक्टर्स। और वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं बेटा? 2 कैरेक्टर हैं, एक है हैबिटेट, दूसरा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझना जरा, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? देखो फ्लोरा हमेशा प्लांट के लिए होता है, फौना हमेशा एनिमल के लिए होता है। हो गया पूरा क्लियर? देखो जरा, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? जहां वो रहते हैं और कहां वो पाए जाते हैं वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने बोला मछली जल की रानी है, तो इसका मतलब जो फिश है उसका हैबिटेट क्या होगा? वाटर। क्या होगा? वाटर। लेकिन दूसरी तरफ आप मुझे बताना कि मान लो मैंने एक पर्टिकुलर फिश की बात करी, हिल्सा की, तो क्या ये हिल्सा हर एक पानी में मिलेगी? आपके ऊपर, घर के ऊपर जो पानी की टंकी है उसमें भी मिलेगी क्या? नहीं। तो वो कहां पर है वो क्या कहलाएगा? बताओ जरा। डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें होता क्या है पता है? मतलब इस तरीके से देखो जरा, जैसे मान लो यहां पर हम बोल रहे हैं स्पीसीज, स्पीसीज का नाम होगा, ये हमने ऐसे लिख दिया, उसके सामने उसके हैबिटेट का नाम होगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का नाम होगा। तो ये जो पूरी चीज है ना, ये काम आती है एज अ इंडेक्स। जैसे आपने बुक में इंडेक्स देखा है ना, भाई ये वाला चैप्टर जो है वो इस पेज पे दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? एज अ इंडेक्स। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो मैनी कैरेक्टर, मैनी स्पीसीज है, तो आप मुझे बताओ इसकी मदद से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन। दोनों का ही आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन। बट ये इंडेक्स की तरह ज्यादा वर्क करता है और ये आइडेंटिफिकेशन। जैसे आप समझना, मान लो मैंने एक बुक में क्या लिखा कि आप जितने स्टूडेंट है ना, उस स्टूडेंट में मैंने क्या, उसमें क्या लिखा, बुक में आपका नाम लिखा, सभी स्टूडेंट का नाम लिखा, आपके फोन नंबर लिख लिए। ठीक है? तो आप मुझे बताओ, ये मैंने फ्यू कैरेक्टर्स लिखे, आप सबकी पूरी ऐसे लिस्ट बना ली,
है ना। और दूसरी तरफ मान लो मैंने क्या किया, आपका नाम, आपके नाम के आगे आपका घर का एड्रेस, आप कितने साल के हो, आपके बारे में पूरा डिटेल, कौन से स्कूल में हो, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, सब कुछ, कितने आपके पहले परसेंटेज आए थे, वो क्या हो जाएगा बेटा, सब कुछ किस में आ जाएगा, मैनुअल के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, मैनुअल के अंदर। अब मुझे बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो। प्लीज क्लियर माई। हो गया पूरा क्लियर? किसी को कोई डाउट है? देखो, फ्यू कैरेक्टर हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लोरा। मैनी कैरेक्टर है तो क्या हो जाएगा, मैनुअल। बिल्कुल सिंपल सा है। फ्यू कैरेक्टर है तो फ्लोरा, मैनी कैरेक्टर है तो मैनुअल। और फ्यू कैरेक्टर कौन कौन से हैं, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो जाएगा, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अब हम वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसकी आपको सबसे ज्यादा बिल्कुल आप इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे थे आप मुझे बताओ जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग का, है ना, जो सबसे पहले आप पढ़ते हो। मैं उसको सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं। क्यों लास्ट में पढ़ाता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताना जरा, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग की। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, तो कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे ना। बताओ जरा, कुछ कैरेक्टर्स होंगे कि नहीं होंगे जिसकी मदद से हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो केवल लिविंग में होंगे, नॉन लिविंग में नहीं होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ। तो देखो जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, समझना जरा ध्यान से। अब देखो, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑब्जर्व हो जाते हैं और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑब्जर्व नहीं होते। अब ऑब्जर्व हो जा रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं हो रहे। जैसे आप जब पैदा हुए थे इतने से थे, अब इतने बड़े हो गए। तो आप मुझे बताओ, ये ग्रोथ सभी ने ऑब्जर्व करी कि नहीं करी? क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो ऑब्जर्व हो जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपने सुबह बढ़िया से क्या किया, आपने मटर पनीर की सब्जी खाई। अब वो आपके पेट में जाके वो क्या हो रहा है, क्या वो मुझे या किसी और को ऑब्जर्व होगा? नहीं होगा। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलेंगे नॉन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, नॉन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। हो गया पूरा क्लियर? तो देखो जरा, तो यहां पर हमने कैरेक्टर्स को ध्यान से समझना जरा। कैरेक्टर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, दूसरे हैं नॉन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। समझ में आ गया? देखो जरा जल्दी से, एक को हम बोल देते हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्या बोल देंगे, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। दूसरी तरफ हम क्या बोल देंगे, नॉन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो आप मुझे बताना बेटा, फिर से मुझे बताओ, जो ऑब्जर्व हो रहा है, जो ऑब्जर्व हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी जो दिखाई दे रही है उसको हम बोलेंगे ऑब्जर्वेबल। और लेकिन आप मुझे बताओ जरा, जो ऑब्जर्व नहीं हो रहा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ऑब्जर्वेबल। तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो जरा जल्दी से, तो अब क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हो जाती हैं वो देखो जरा। इसको भी याद रखने का निमोनिक से कितना आसान है, देखो जरा। ग्रॉस, क्या हो जाएगा इसको याद रखने का निमोनिक्स, ग्रॉस। और इसको याद रखने का निमोनिक्स क्या हो जाएगा, एम आर ओ। तो याद हो जाएगा ग्रॉस, मिस्टर ओ या मरो, ऐसे आप याद रख लो। ग्रॉस एमआरओ, ग्रॉस एमआरओ। तो जो ऑब्जर्व हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी, ग्रॉस। जो ऑब्जर्व नहीं हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी, एमआरओ। क्लियर हो गया? अब ये क्या है देखो जरा। जी से हो जाएगा ग्रोथ, आर से हो जाएगा रिप्रोडक्शन। क्लियर है? एस से हो जाएगा, सर ये ओ का क्या मतलब है? हां जी, इस ओ का मतलब है ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो आप मुझे बताओ जरा, जी आर ओ एस में जो ओ है वो खुद ही क्या बता रहा है, जल्दी से आप मुझे बताओ, वो खुद क्या बता रहा है, वो बता रहा है ऑब्जर्वेबल। हो गया पूरा क्लियर? चलो तो बताओ जरा, जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रिप्रोडक्शन, एस फॉर सेंसिटिविटी। एक एक को हम चुन चुन के देखेंगे, चिंता मत करना। अभी
पहले आपको इतना याद हुआ या नहीं हुआ? सो दीज कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर्स हैं इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन कैरेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? ग्रोथ आपको मालूम है, छोटा सा बड़ा हो गया, ग्रोथ हो गया। रिप्रोडक्शन, भाई बच्चे पैदा होंगे तो पता तो चलेगा ना, समझ में आ गया? ऐसा तो नहीं होगा कि पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन हो गया। सेंसिटिविटी, क्या होता है सेंसिटिविटी? अभी मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर इससे क्या हो जाएगा, ये देखो, एम से मेटाबॉलिज्म, आर से रेप्लिकेशन और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे बताना बेटा, सारी चीजें आपको याद हुई? जल्दी से बताओ। ग्रॉस एमआरओ, ग्रॉस एमआरओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ग्रॉस एमआरओ हो गया पूरा क्लियर। तो ग्रॉस क्या है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं। एमआरओ क्या है? नॉन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं। तो एक एक को उठा ले। तो ये सभी क्या है? पहले ध्यान से समझो। दे ऑल आर द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। अच्छे से सुनना, अब जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। दे ऑल आर द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। ये लिविंग के कैरेक्टर्स हैं, बट ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। ये सारे के सारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज? समझो जरा। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? जो उसका ही होता है, उसका पर्टिकुलर ही होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। जैसे आप इस तरीके से समझना, मान लीजिए क्लास में 50 लोग बैठे हुए हैं, तो पढ़ाई सभी करते हैं। तो पढ़ाई करना स्टूडेंट का कैरेक्टर हुआ, पढ़ाई करना स्टूडेंट का कैरेक्टर हुआ। लेकिन कोई एक स्टूडेंट है जो थ्रू आउट केजी 1 से लेके बिल्कुल 12th क्लास तक टॉप करता जा रहा है। क्या करता जा रहा है? टॉप करता जा रहा है। तो आप मुझे बताना बेटा, टॉप करना क्या हर एक स्टूडेंट का कैरेक्टर है या केवल उस अकेले एक स्टूडेंट का कैरेक्टर है? किसका कैरेक्टर है? अकेले एक स्टूडेंट का कैरेक्टर है। तो वो कहलाएगा उसका डिफाइनिंग फीचर। फिर से मुझे बताओ, क्या कहलाएगा उसका? डिफाइनिंग फीचर। जैसे आप समझना, मान लो जैसे आपने देखा होगा कभी स्कूल में बर्थडे होता है ना, तो सभी लोग, सारे बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल ड्रेस में आते हैं, लेकिन जिसका बर्थडे होता है वो किसी और कलर के कपड़े पहन के आता है, नॉर्मल ऐसे बढ़िया से हीरो बन के आता है। तो आप मुझे बताना, कपड़े जो हैं, ये जो ड्रेस पहनना है वो सभी का कैरेक्टर हो गया, लेकिन स्पेशल जो ड्रेस पहना हुआ है वो किसी एक पर्टिकुलर का हो गया कि नहीं हो गया? तो जिसकी मदद से हम उसको पहचान पा रहे हैं वो कहलाएगा डिफाइनिंग फीचर। वो क्या कहलाएगा? जल्दी से मुझे बताओ जरा। डिफाइनिंग फीचर। तो डिफाइनिंग फीचर का मतलब सभी को समझ में आया कि नहीं आया? हो गया पूरा क्लियर? डिफाइनिंग फीचर का मतलब सभी को समझ में आया कि जिसकी मदद से हम उसको डिफाइन कर सकें। जैसे अब टी शर्ट पूरे इंडिया के बहुत सारे सभी लोग पहनते, लेकिन फिजिक्स वाला की टी शर्ट तो फिजिक्स वाला की केवल इंप्लॉइज ही पहनते, टीचर्स पहनते, इंप्लॉइज पहनते। तो जिसके मदद से हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, अब यदि कोई फिजिक्स वाला की टी शर्ट पहन के घूम रहा है, तो इसका मतलब आप मुझे बताओ फिजिक्स वाला में होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के मदद से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? डिफाइनिंग फीचर। क्या कहलाएगा? डिफाइनिंग फीचर। जैसे आप देखो, अपने एक्टर एक्ट्रेस को देखा होगा, जैसे बोलते तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन मान लो अमिताभ बच्चन जैसे होता है ना, अलग से स्टाइल हाई करने की जो स्टाइल है, तो आप मुझे बताओ ऐसा यदि कोई कर रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल अच्छे से कर रहा है, तो वो कौन होगा? अमिताभ बच्चन होगा कि नहीं होगा? जैसे शाहरुख खान का आपने सुना है थोड़ा सा वो हकलाने टाइप की, तो हकलाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन स्पेशल वे में जो हकला रहा है वो कौन हो जाएगा? शाहरुख खान हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ वो कैरेक्टर जिसकी मदद से हम डिफाइन कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, उसको हम क्या बोल देंगे? डिफाइनिंग फीचर। समझ में आ गया? तो इन दो को छोड़ के बाकी सभी डिफाइनिंग फीचर्स है। इन दो को छोड़ के दे आर कैरेक्टर्स, दे आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। समझ में आ गया? ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, दे आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। ये दोनों ही डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बाकी सेंसिटिविटी, मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग इज डिफाइनिंग फीचर। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना बेटा, यहां पर हम बोल रहे हैं डिफाइनिंग फीचर, ये डिफाइनिंग फीचर है क्या? नहीं। डिफाइनिंग फीचर, ये डिफाइनिंग फीचर है क्या? नहीं। बट कैरेक्टर तो सारे हैं डिफाइनिंग फीचर।
ये डिफाइनिंग फीचर है, इसके अलावा सारे डिफाइनिंग फीचर हैं, ये भी डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। चलो सबको हम ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये भी आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, इट वुड बी डिफाइनिंग फीचर। ये भी क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग फीचर। तो ये आपको समझ में आया या नहीं आया? किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो आगे बढ़े, अब हम एक एक कैरेक्टर को समझेंगे। तो मुझे बताओ, ग्रोथ इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग बट ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। क्यों नहीं है आप मुझे बताओ। जैसे पहले एक खाली ग्राउंड था, उस ग्राउंड पर हमने एक बिल्डिंग को बना दिया, तो वहां पर ग्रोथ हो गई ना। मान लो पहले एक ही फ्लोर था, हमने 10 फ्लोर और बना दिया, तो ग्रोथ हो गई ना। तो आप मुझे बताओ, तो ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी हो रही है, और जब लिविंग में भी हो रही है, नॉन लिविंग में भी हो रही है, तो क्या उसके मदद से हम बता सकते हैं कि भाई जिसमें ग्रोथ हो रही है वो लिविंग है? नहीं है, इसीलिए डिफाइनिंग फीचर के अंदर ये नहीं आता। हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़े। चलो अब देखो, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी की? हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की। तो देखो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तो पहले आप मुझे बताओ, ग्रोथ इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग। ग्रोथ इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग। कैरेक्टर ऑफ लिविंग, समझ में आया? बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। हो गया? ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए। चलो अभी रिप्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा रिप्रोडक्शन के साथ भी है। अब मुझे बताओ, ग्रोथ को डिफाइन हम कैसे करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? तो देखो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, किसी भी पैरामीटर में इंक्रीमेंट हो जाना। किसी भी पैरामीटर में इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन शेप, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन एरिया, किसी भी चीज में यदि नंबर, किसी भी चीज में यदि ग्रो इंक्रीमेंट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? ग्रोथ। कोई भी पैरामीटर, समझ में आ गया? इंक्रीज इन एनी पैरामीटर, कोई भी चीज, साइज इंक्रीज हो जाए, नंबर इंक्रीज हो जाए, शेप इंक्रीज हो जाए, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, वेट इंक्रीज हो जाए, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, वो सभी क्या कहलाएगा? ग्रोथ। तो हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन एनी पैरामीटर। कोई भी पैरामीटर जो है वो इंक्रीज हो जाए। वो पैरामीटर क्या हो सकते हैं? जैसे हम बोल सकते हैं, मान लो साइज हम बोले, मान लो हम बोले उसको वॉल्यूम बोले, लेंथ बोल दें, क्लियर है, हाइट बोल दें, विड्थ बोल दें, एरिया बोल दें, वेट बोल दें। किसी भी चीज में यदि इंक्रीमेंट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? ग्रोथ। क्या कहलाएगा बेटा? ग्रोथ। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इट इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। क्यों? अभी देखो, अब ग्रोथ जो है ना वो दो टाइप की होती है। समझो जरा, ग्रोथ कितने टाइप की होती है? ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स। ग्रोथ का मतलब तो आपको समझ में आ गया, किसी भी चीज में इंक्रीमेंट हो गया, ग्रोथ कहलाई। एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, अच्छे से समझना, ये वर्ड बहुत यूज होता है। एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। कौन सी होती है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। हो गया क्लियर? अब देखो ये ग्रोथ, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो क्या होती है? क्लियर हुआ? समझना जरा। तो देखो, इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल। क्या मतलब होता है बेटा? इंटरनल। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल। क्लियर है? एक्सटर्नल ग्रोथ हो जाए। जैसे आप मुझे बताओ, यहां पर मान लो सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग, मान लो एक छोटा सा ऐसे बच्चा है। क्लियर है? अब आप मुझे बताना जरा, जब ये बड़ा होता है तो ऐसा तो नहीं होता कि हम इसके ऊपर ऐसे, यहां पर हमने बढ़िया से सीमेंट लगाया, ईट वीट लगा दी बढ़िया से, और दो तीन चीजें हम ऐसे बनाते जा रहे हैं, ये बढ़िया से ऐसे बॉडी बना दी, बाइसेप्स बना दी, ट्राइसेप, यहां अलग से हमने प्लास्टिक का या लोहे का कुछ हमने लगा दिया। तो आप मुझे बताना बेटा,
यहां पर जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है, अंदर से ही ग्रोथ हो रही है, अपने आप इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, अपने आप ही इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ। जो मटेरियल का डिपोजिशन हो रहा है, आप मुझे बताना जरा, जो मटेरियल का डिपोजिशन हो रहा है वो अंदर की तरफ डिपोजिशन हो रहा है। कहां पर डिपोजिशन हो रहा है, अंदर की तरफ डिपोजिशन हो रहा है। तो जब अंदर की तरफ डिपोजिशन होगा तो आप मुझे बताओ जरा, इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, दैट टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ। दैट टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ। आया समझ में? कोई भी मटेरियल का डिपोजिशन सेल के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर यदि डिपोजिशन हो रहा है, ये तो मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया। अब इसको और बेसिक में जाना है तो देखो जरा, ये मान लो सेल है, ये सेल है। अब इस सेल का साइज हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो आप मुझे बताओ, इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मटेरियल जो है उसको यहां पर ऐसे डालना पड़ेगा ना। ये मटेरियल को मैंने इस तरीके से यहां पर डाल दिया, तो इसकी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। तो यदि डिपोजिशन अंदर हो रहा है, यदि डिपोजिशन अंदर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या बोलेंगे बेटा उसको, इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया क्रिस, 720 आउट ऑफ 720, यही टारगेट होना चाहिए, बहुत बढ़िया। चलो अब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहां पर मैंने बोला, मान लो ये मैंने एक ईंट बनाई, ये ब्रिक्स बनाई, मान लो मैंने क्या बना दी, एक ब्रिक्स बना दी। क्लियर हो गया। अब इसी ब्रिक्स के ऊपर मान लो मैंने दूसरी ब्रिक्स और ऐड कर दी। आप मुझे बताना, यहां पर मैं इसके अंदर तरफ ऐड कर रहा हूं या बाहर तरफ ऐड कर रहा हूं, मैं बाहर तरफ ऐड कर रहा हूं। तो इस टाइप की जो ग्रोथ है, आप मुझे बताओ जरा, ये ग्रोथ क्या कहलाएगी, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। खाली ग्राउंड था, वहां पर हमने पहले फर्स्ट फ्लोर बना दिया, ग्रोथ हो गई, फिर सेकंड फ्लोर बना दिया, ग्रोथ हो गई, फिर थर्ड फ्लोर बना दिया, ग्रोथ हो गई। तो आप मुझे बताना बेटा, वो क्या कहलाएगा, वो एक्सटर्नली डिपोजिशन हो रहा है, हम किसी सेल के अंदर नहीं डाल रहे हैं, उसके बाहर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, अब जरा ध्यान से समझना, ये जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, बताओ जरा, एक्सटर्नल ग्रोथ, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लिविंग। क्लियर हो गया। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, आप मुझे बताओ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। पूरा समझ में आया, हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। किसी को कोई डाउट है तो फटाक से बताओ, हो गया पूरा क्लियर। अब मान लो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि ग्रोथ इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग, सही है, बट ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, वो भी सही है। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, मैं बोलूंगा ग्रोथ इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है गलत है, वो भी सही है। दूसरी तरफ आप मुझे बताना जरा, डिपोजिशन ऑफ डस्ट ऑन द हिल, बिल्कुल सही, बहुत सारे एग्जांपल है। क्लियर हो गया, हम कोई भी चीज बाहर से यदि डिपोजिशन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे। हाँ देखो, एक ने बोला कि बलून के अंदर जो है हम उसको क्या कर रहे हैं, एयर को डाल रहे हैं। तो बेटा एयर जो हम डाल रहे हैं ना, यहां पर एयर कोई लिविंग मटेरियल नहीं है, इसीलिए अभी आगे प्रॉपर्टीज आएंगी तब आपको ये और अच्छे समझ में आएगा। क्लियर हुआ। तो एयर को हम क्या कर रहे हैं, कोई लिविंग मटेरियल नहीं है, लिविंग मटेरियल का प्रोटोप्लाज्म का डिपोजिशन होना चाहिए, कुछ साइटोप्लाज्म जैसा मटेरियल अंदर डिपोजिशन होना चाहिए, तब यदि ग्रोथ होती है तब हम उसको क्या बोल देते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ। आएगा आएगा सब धीरे 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 आएगा। अभी इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास हमारी लगेगी ना, तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया, किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा। तो ये क्लियर हो गया, अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक से चल रहे हैं। हो गया, आगे बढ़े, कोई डाउट है इसमें तो बताओ जरा, आगे बढ़े। चलो तो आप मुझे बताओ, ग्रोथ इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉन लिविंग, तो क्या हम बोल सकते हैं ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर। एक बार एम्स में एसर्शन आया था कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, सही स्टेटमेंट है गलत है, बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन क्या दिया हुआ था, क्योंकि ग्रोथ इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉन लिविंग, ग्रोथ इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉन लिविंग। बेटा हेयर में भी जो ग्रोथ होती है ना, वो हेयर फॉलिकल में ग्रोथ होती है, नीचे से ऐसे डिपोजिशन होता है मटेरियल का, तो अंदर तरीके से ऐसे बढ़ता जाता है। क्लियर हो गया, इसलिए आप हेयर ऐसे बाल कटवाते हो, फिर नीचे से और बाल आ जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे करा लेते हो, फिर और बाल आ जाते हैं। हो गया पूरा क्लियर। चलो अब सेकेंड हम बात कर रहे हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की।
तो आप मुझे बताना जरा, री का मतलब क्या होता है? अगेन। और प्रोडक्शन का मतलब आपको मालूम है, अपने जैसे बच्चे और पैदा कर देना क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन। हो गया पूरा क्लियर? क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन। क्लियर है? री का मतलब अगेन, प्रोडक्शन का मतलब तो आप जानते हो। तो अपने जैसे और पैदा कर देना क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन। क्या कहलाएगा आप मुझे बताओ जरा? रिप्रोडक्शन। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अब ग्रोथ में और भी छोटे छोटे से पॉइंट है, अभी जब हम रिवाइज करेंगे तब देखेंगे। जैसे प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, इसके लिए पूरा एक चैप्टर है, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन। उसमें हम पूरा पढ़ेंगे, डिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, सब कुछ पढ़ेंगे। तो उसको यहां पर कचरा करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? पूरा एक चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, बड़ा सा चैप्टर है, वहां पर सब कुछ आराम से आएगा। आया समझ में? चलो आप मुझे बताओ, जब आप 6th क्लास में आए थे तो आपने 6th क्लास का ही मटेरियल पढ़ा था, या उस समय टीचर ने आपको 12th का पढ़ा दिया, फिर 12th में आ गए तो 6th का पढ़ा दिया? पता चले ना यहां के रहे ना वहां के रहे। तो हम क्या करेंगे, जो जो चल रहा है उसको वैसे वैसे करते जाएंगे। ठीक है? चलो, तो अब आप मुझे बताना जरा, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? अपने जैसे बच्चे पैदा करना क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन। अगेन मुझे बताना, इट इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग। ये क्या हो जाएगा? इट इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग। यहां पर क्वेश्चन इंग्लिश में ज्यादा वो रहते हैं, मतलब लैंग्वेज जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, थोड़ा रुक के सॉल्व करना। क्लियर हो गया? क्या करोगे? थोड़ा सा रुक के सॉल्व करना। क्लियर हुआ? चलो फिर हम बात कर रहे हैं, बट इट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। अब ये ऐसा क्यों है आप मुझे बताना। हम बोल रहे हैं कि जिसमें भी रिप्रोडक्शन है वो लिविंग है, और जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं है वो नॉन लिविंग है। डिफाइनिंग का मतलब ये हुआ ना कि भाई जिसमें भी रिप्रोडक्शन है वो लिविंग है, और जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं है उल्टा कर दो तो नॉन लिविंग हो गया। अब आप मुझे बताओ, कई सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिनको बच्चे पैदा नहीं होते। कल हमने देखा था ना लास्ट क्लास में, याद करो, म्यूल एंड हिन्नी भी देखा था। तो आप मुझे बताना, म्यूल में, हिन्नी में, इन सभी ये बच्चे पैदा नहीं कर पाते। ये सभी बच्चे पैदा नहीं कर पाते, तो क्या वो डेड है? हम जाके मान लो कोई ऐसे कपल्स हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो हम उनको जाके बोलेंगे अरे तुम तो डेड हो, तुम्हारे तो बच्चे ही पैदा नहीं हुए। तो आप मुझे बताओ, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन भी आप मुझे बताओ, रिप्रोडक्शन भी आप मुझे बताओ डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। डिफाइनिंग फीचर का मतलब हुआ कि ये जिसमें है वो है लिविंग, और जिसमें नहीं है वो नॉन लिविंग। तो है जो लिविंग है वो तो सही हो गया, बट नहीं है वो नॉन लिविंग, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा। क्यों? क्योंकि नहीं तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ना स्टीराइल कपल, ऐसे कपल्स आप मुझे बताओ जिनके बच्चे जो है वो पैदा नहीं हो रहे, तो वो क्या हो जाएगा? स्टीराइल कपल। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? म्यूल एंड हमने देखा था ना। तो आप मुझे बताओ जरा, क्यों ऐसा होगा? इसका एग्जाम्पल हम क्या ले लेंगे? फटाफट बताओ, क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ। इनफर्टाइल कपल, हम ऐसे लिख लेते हैं, यहां पर स्टार बना के लिखते हैं, इनफर्टाइल कपल। और आपको मालूम है कौन? म्यूल, हिन्नी। क्लियर है? तो आप मुझे बताना, ये सारे और भी बहुत सारे होते हैं, दे फेल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, दे कैन नॉट परफॉर्म रिप्रोडक्शन, दे कैन नॉट परफॉर्म रिप्रोडक्शन। तो जब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या? ये नॉन लिविंग हो जाएंगे? नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ हम क्या लिखेंगे? रिप्रोडक्शन, बट दे आर लिविंग। इसीलिए इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते। समझ में आ गया? अभी सब आएगा बेटा, बहुत कुछ आएगा। मैंने बोला ना, वर्कर भी, ये भी, वो भी, बहुत सारी चीजें आएंगी। सब कुछ आप जेनेटिक्स में 12th क्लास में पढ़ोगे तो इवन इनका पूरा किस तरीके से हनी भी डेवलप होती है पूरा आएगा। क्लियर हो गया? कौन एक में क्वीन भी बनती है, एक में ड्रोन बनते हैं, एक में वर्कर भी बनती है, सब कुछ आएगा। थोड़ा सब्र रखो, ठीक है? चलो अब हम बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, ये थोड़ा अच्छे से समझना। इसमें भी हम बिल्कुल बेसिक में जाएंगे, ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक में पढ़ना है। यदि इस चैप्टर को हमने ज्यादा पढ़ लिया ना तो इसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं।
मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, याद रखना इस बात को, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो बोले सर ने बोल दिया मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन मतलब नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ठीक है, तो पढ़ने ही नहीं, कंफ्यूजन ही नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं करना, उतना पढ़ना है जितना काम का है। हो गया क्लियर? तो देखो रिप्रोडक्शन दो टाइप का हो जाएगा, एक होगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मालूम है आपको, एक क्या हो जाएगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक क्या हो जाएगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें केवल एक पेरेंट होता है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, कोई भी चाहे फादर हो या मदर हो, किसी एक पेरेंट से ही बच्चा पैदा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया? लेकिन दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द पेरेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हो गया पूरा क्लियर? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो आप मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे? ओनली वन पेरेंट, ओनली, बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे जिससे हमको याद रहे, ओनली वन पेरेंट। यहां पर हम क्या लिखेंगे? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ एक पेरेंट से ही बना है, एक पेरेंट से ही बना है, तो जैसे वो पेरेंट थे वो वैसा का वैसा रहेगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्लोन। क्या बोल देते हैं बेटा? क्लोन। अभी बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में, तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या बनेंगे? क्लोन। क्या बनेंगे? क्लोन्स। आपने मूवी भी देखी होगी, क्लोन, एक का बिल्कुल वैसे के वैसे वैसे के वैसे बहुत सारे बन जाते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? क्लोन। तो आप मुझे बताओ जब सिंगल पेरेंट्स को हमने यूज किया और उस अकेले पेरेंट्स से हमने बनाया तो वो क्या कहलाएगा? क्लोन। समझ में आ गया? मतलब बिल्कुल जेरोक्स कॉपी, फादर की या मदर की जिसको भी लिया उसका बिल्कुल फोटो कॉपी, ऐसा लगेगा कि वही का वही है बिल्कुल, जैसे पुरानी वो मूवीज में आता था ना, बिल्कुल जैसे डुप्लीकेट टाइप का, कि फादर भी वो है और उनका बच्चा भी बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे आपने वो मूवी देखी है, क्रिश मूवी देखी है, ऋतिक रोशन ही फादर है, ऋतिक रोशन ही सन है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ बिल्कुल जो है वहां पर ऐसा लग रहा है ना, तो ऐसा आप मुझे बताओ बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी यदि हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? क्लोन। क्या बोल देंगे बेटा? क्लोन। आया समझ में? क्लोन का मतलब क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल कॉपी। क्या मतलब हो जाएगा? आइडेंटिकल कॉपी। और यहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, आप खुद देखो जरा, आप अपने आप को देखना और अपने पेरेंट्स को देखना, बिल्कुल सही। आप मुझे बताओ, आप खुद को देखो, देखना और अपने पेरेंट्स को देखना, तो आपकी पता चले नाक आपके फादर से मिल रही है, आंख आपकी मदर से मिल रही है, तो इसका मतलब आप जो वो मिला जुला कॉम्बिनेशन है, मिला जुला कॉम्बिनेशन हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब यहां पर कुछ नया बन गया। क्या बन गया? कुछ नया बन गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन। कुछ नया बन गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन। हो गया पूरा क्लियर? तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या प्रोड्यूस होते हैं? वेरिएशंस। इसका मतलब ऑफस्प्रिंग जो है किसी भी एक की तरह जेरोक्स कॉपी नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें कुछ ऐसे फीचर्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। मान लो जैसे आप दाल अलग से खाओगे तो उसका टेस्ट अलग आ रहा है, चावल अलग से खाओगे उसका टेस्ट अलग आएगा, लेकिन दोनों को मिक्स करके खाओगे तो टेस्ट अलग आएगा ना। समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। ये क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि नॉन लिविंग में आप मुझे बताओ, पहले तो नॉन लिविंग में होता ही नहीं है, हमने बोला कि ये सभी लिविंग में होता है, लेकिन कुछ लिविंग ऐसे भी हैं जिनमें ये नहीं होता, तो इसीलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। हो गया पूरा क्लियर? कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े? चलो, अब आप मुझे बताओ, जी खत्म, आर खत्म, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ओ तो ऑब्जर्वेबल हो गया, एस से हो गया सेंसिटिविटी, एस से हो गया सेंसिटिविटी, इसी सेंसिटिविटी को हम अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवेयरनेस या फिर कॉन्शियसनेस। तो चलो हम देखते हैं, सेंसिटिविटी या फिर हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? अवेयरनेस या फिर कॉन्शियसनेस। समझना जरा, क्लियर है? मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स है ये, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। और आप मुझे बताओ यहां से क्या स्टार्ट हो जाती है? सारी प्रॉपर्टी क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड किया तो रिस्पॉन्स करने के लिए पहले सेंस करना पड़ेगा ना।
आप मुझे बताओ, मान लो आप बाहर गए, आपको ठंड लग रही, आपने आके स्वेटर पहन ली, आपने रिस्पॉन्स दे दिया। मान लो आप बैठे हो, किसी ने पिन प्रिक कर दी, आपने अपना हाथ वहां से हटा लिया। और मान लो आपके फादर आके लेटे हुए, ठीक है, दिन भर से ऑफिस का काम करके लेटे हुए, और पता चले आपने जाके उनके कान में कू कर दिया, उन्हें आप लेफ्ट छोड़ के राइट में रख दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्या हो जाएगा ये? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। क्यों है अभी आप समझना जरा। तो आप मुझे बताओ, इट इज द कैरेक्टर एज वेल एज डिफाइनिंग फीचर। तो यहां पर हम लिख लें, ये क्या है? कैरेक्टर एज वेल एज डिफाइनिंग फीचर। इट इज अ कैरेक्टर एज वेल एज डिफाइनिंग फीचर। ये आपको समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। इट इज अ कैरेक्टर एज वेल एज डिफाइनिंग फीचर। हो गया क्लियर? सभी को समझ में आ गया? मर गया इंसान, कभी रिस्पॉन्स दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। नॉन लिविंग, मान लो ये सोफा पड़ा हुआ है, मैं सोफे को जाके ऐसे धक्का मार दूं, तो आप मुझे बताओ, सोफा आके मुझे थोड़ी ऐसे धक्का मार देगा? मान लो पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर को जाके मैंने ऐसे वो कर दिया, तो पत्थर मेरी तरफ थोड़ी ऐसे दौड़ने के लिए आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, रिस्पॉन्स केवल और केवल कौन देता है बेटा? कौन देता है? जल्दी से आप मुझे बताओ। लिविंग। कौन देता है? लिविंग। क्लियर हो गया? अभी हम आएंगे कोमा में। क्लियर हो गया? अभी आएंगे कोमा में, सब्र रखो थोड़ा सा। क्लियर हुआ? तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, चलो। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, इट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। इसकी डेफिनेशन क्या थी वो भी लिख लेते हैं। बताओ जरा, डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे हम? दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए हमने रिस्पॉन्स किया, हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, इस वजह से हमने उसको सेंस किया और उसके अकॉर्डिंग हमने रिस्पॉन्स किया, वो क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा। सेंसिटिविटी। क्या कहलाएगा बेटा? सेंसिटिविटी। अब एक वर्ड है सेल्फ कॉन्शियसनेस, समझना जरा। कौन सा वर्ड है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्लियर हुआ? अब ये सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? खुद के लिए अवेयर, खुद के लिए अवेयरनेस का होना क्या कहलाएगा? सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या कहलाएगा बेटा? सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो देखो जरा, यहां पर हम देखते हैं, कॉन्शियसनेस क्या मतलब है इसका समझना। खुद के लिए अवेयर होना, खुद कैसे दिख रहे हैं आप मुझे बताओ जरा। बढ़िया से आप लोग जो है उसके मिरर के सामने खड़े होकर खूब देर तक कंघी करते हो, बढ़िया से खूब सारा जो है वो जो भी है वो लगाते हो। तो आप मुझे बताओ, खुद के लिए अवेयर हो, बढ़िया से जाके हेयर स्टाइल वगैरह बढ़िया से कराते हो, तो एक खुद के लिए अवेयर हो, कैसे दिख रहे हो, कैसे कपड़े पहन रहे हो, तो ये प्रॉपर्टी किसमें प्रेजेंट होती है? ह्यूमन में ही प्रेजेंट होती है ना। आप मुझे बताओ जरा, कभी आपने किसी बिल्ले को देखा है या किसी बिल्ली को देखा है? बढ़िया से इमेजिन करो जरा, ड्रेसिंग टेबल पर बैठ के बढ़िया से जो है लिपस्टिक लगा रही है, ठीक है, बढ़िया से जरा आई लाइनर लगा रही है इस तरीके से। क्लियर हो गया? बढ़िया से स्टाइल बना बना के हेयर को ड्राई करके वो इमेजिन करो जरा, बिल्ली ऐसे बैठी हुई है। क्यों? क्या पता अगले मोड़ पे कौन सा बिल्ला मिल जाए। बताओ जरा, ऐसा देखा है क्या आपने कि बढ़िया से बिल्ली देख रही, मेरी पूंछ कैसी है जरा देख तो लो। बताओ जरा, ऐसा देखा है आपने कभी? बताओ जरा, कभी नहीं देखा ना। तो इसका मतलब खुद के लिए अवेयर होना, यह प्रॉपर्टी केवल और केवल किसकी होती है? ह्यूमन की। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो, तो आप मुझे बताओ, अवेयरनेस टुवर्ड सेल्फ, खुद के लिए अवेयरनेस होना, यह किसकी प्रॉपर्टी है? मुझे बताओ जरा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमंस। आ गया समझ में? यदि ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाए तो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे, ताला डल जाएगा ना इनमें। समझ में आ गया? तो बताओ जरा, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अरे वो मत बोलना डोरेमोन पर ठीक है, वो कार्टून में तो कुछ भी बना देते हैं। वो ऑगी एंड द कॉकरोचेस आता है, उसमें तो वो कुछ भी बना देते हैं। ठीक है, पता चले वो दौड़ते दौड़ते जा रहा है, शाहरुख खान की आवाज में बोल रहा है, अमरीश पुरी की आवाज में जा रहा है, जाओ सिमरन जा। ठीक है, तो उसमें तो वो कुछ भी कर सकते हो, उसका छोड़ो।
क्लियर है, हम यहां पर रियल उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हो गया पूरा क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो। अब इसी में एक वर्ड है सीजनल ब्रीडर्स, समझना जरा। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं हम? सीजनल ब्रीडर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? सीजनल ब्रीडर्स की। अब जैसे आपने देखा होगा डॉग है या कैट है, यदि आपने डॉग या कैट को देखा होगा, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं। ह्यूमन, आप देखो, आपने देखा होगा आपकी क्लास में जो बच्चे हैं, उनका बर्थडे किसी का जनवरी में आता है, फरवरी में आता है, पूरा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सब में आता है। तो इसका मतलब ह्यूमन के लिए तो ऐसा कोई सीजन पर्टिकुलर नहीं होता। बट एनिमल्स जो होते हैं ना, दे आर सीजनल ब्रीडर्स। तो वो उस पर्टिकुलर सीजन को सेंस करते हैं। समझना जरा इस बात को। मान लो क्या करेंगे एनिमल्स, क्या करेंगे, उस सीजन को सेंस करेंगे और केवल उसी सीजन में वो रिप्रोडक्शन करेंगे। तो उनको हम क्या बोल देते हैं? सीजनल ब्रीडर्स। क्या बोल देते हैं बेटा? सीजनल ब्रीडर्स। इसका मतलब द एनिमल्स विच कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर सीजन ओनली। तो उस पर्टिकुलर सीजन को समझने के लिए उनको पहले सेंस करना जरूरी है ना, कि बाहर ठंड का मौसम है या गर्मी चल रही है या बरसात चल रही है। तो आप मुझे बताओ जरा, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? प्लांट भी स्टिमुलस देते हैं, ठीक है। प्लांट्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, कैसे कैसे उनके रिस्पॉन्स होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, टैक्टिक मूवमेंट होते हैं, बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी अभी शुरुआत है। समझ में आ गया? अभी आप ये समझ लो, अभी बस जैसे आप मूवी हॉल में गए ना, तो मूवी हॉल में जाने के बाद में वो आता है ना, स्टार्टिंग ये हीरो है, स्टारिंग दिस दिस दिस, अभी वो चल रहा है। बात समझ में आ गया? अब आप वहीं पे चिल्ला रहे हो, ये पूरी पूरी पिक्चर बताओ, अभी पूरी पिक्चर बताओ, क्लाइमेक्स अभी जल्दी से बताओ। ठीक है, सब्र रखो, सब आएगा, धीरे धीरे आएगा। समझ में आया? तो ये क्लियर हो गया। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब क्या हो जाएगा? एनिमल्स विच कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन इन पर्टिकुलर सीजन। तो सीजन को समझने के लिए उनको सेंस करना पड़ेगा ना। फर्स्ट दे हैव टू सेंस द एनवायरमेंट। उस एनवायरमेंट को सेंस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, तो सेंसिटिविटी होगी। सो सेंसिटिविटी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग। और ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर भी है। क्यों? अभी मैं आपको बताऊंगा कोमा उमा में। पहले सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लो, क्लियर है? फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको कोमा में क्या कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अभी आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ा ही नहीं है। क्लियर है? बिना मेटाबॉलिज्म और बिना सेंसिटिविटी के हम कोमा के पेशेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये सभी को समझ में आया या नहीं आया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? जैसे आप प्लांट्स में सेंसिटिविटी आपने देखी होगी। आप मुझे बताओ बेटा, जो फ्लावर्स होते हैं वो, कई फ्लावर्स सुबह के टाइम में बिल्कुल ऐसे खिल जाते हैं, कई फ्लावर्स जो है वो नाइट में ब्लूम करते हैं। तो आप मुझे बताओ, उनने सेंस किया एनवायरमेंट को, तभी तो ब्लूम हुआ। दिन के टाइम में ज्यादा तेज धूप होती है, तो आपने देखा होगा क्या हो जाता है, स्टोमेटा ओपन हो, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। बट ये सब धीरे धीरे आएगा। क्लियर हुआ? सब कुछ आगे आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब हम बात कर रहे हैं नॉन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो नॉन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? दिस इज मेटाबॉलिज्म। याद है ना? एमआरओ या मिस्टर ओ, मेटाबॉलिज्म। और व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर, सुनना जरा, जितनी भी रिएक्शन हो रही है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ डिस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ मटेरियल बन रहे हैं, कुछ मटेरियल टूट रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे? जो भी हमारे अंदर चल रहा है वो कहलाएगा मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा, मेटाबॉलिज्म। तो हम क्या बोलेंगे? सम total of all the reactions which are present inside living beings
या लिविंग सिस्टम, उसको हम क्या बोल देंगे? मेटाबॉलिज्म। क्या बोल देंगे बेटा? मेटाबॉलिज्म। क्लियर हो गया? अब देखो ये दो तरह से हो सकता है। ये जो है वो मेटाबॉलिज्म कितने तरीके से हो सकता है तो हम देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप। बहुत बेसिक 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 चीजें हम ये पढ़ रहे हैं। देखो, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक हो जाएगा एनाबॉलिज्म। एक हो जाएगा एनाबॉलिज्म, दूसरा हो जाएगा कैटाबॉलिज्म। तो आप मुझे बताना, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? टूट जाना। क्या हो जाना? टूट जाना। क्लियर है? किसी भी चीज का ब्रेकडाउन हो जाना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन। जैसे जब हम डाइजेशन करते हैं, तो आप मुझे बताओ, डाइजेशन में हम कॉम्प्लेक्स मटेरियल खाते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन खाते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कैटाबॉलिज्म। दूसरी तरफ, जैसे हमने बढ़िया से खाना खाया, अब इससे हमारी मसल्स बन रही है, बॉडी बन रही है, बोन की ग्रोथ हो रही है, हेयर की ग्रोथ हो रही है, स्किन की ग्रोथ हो रही है, तो जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फॉर्मेशन चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। समझ में आ गया? तो ये ब्रेकडाउन बोल दें तो इसको हम क्या बोल दें? बताओ जरा, क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ। कंस्ट्रक्शन बोल दें या फिर और फॉर्मेशन? किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? एनाबॉलिज्म। क्या बोल देंगे? एनाबॉलिज्म। और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? मेटाबॉलिज्म। दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? मेटाबॉलिज्म। याद रखना, इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ऐसा केवल और केवल किसके अंदर हो सकता है? लिविंग के अंदर। कोई भी नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। किसी भी नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता अपने आप। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखो, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो जाता है? कैटालिसिस, मतलब किसी चीज का टूट जाना। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज का कंस्ट्रक्शन हो जाना, किसी चीज की सिंथेसिस हो जाना, फॉर्मेशन हो जाना, वो कहलाएगा एनाबॉलिज्म। क्लियर हो गया? और दोनों को हमने मिला दिया, दोनों को हमने मिला दिया तो इट विल बिकम मेटाबॉलिज्म। इट विल बिकम मेटाबॉलिज्म। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलो, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस की बात करी, तो फोटोसिंथेसिस में आप मुझे बताओ, कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, ग्लूकोज बन रहा है। हमने डाइजेशन की बात करी, उसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाना, कैटाबॉलिज्म। बन जाना, एनाबॉलिज्म। हो गया क्लियर? आगे बढ़े। तो सभी को ये कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म समझ में आ गया? किसी को डाउट तो नहीं? तो आप मुझे बताओ, यहां पर हम क्या लिखेंगे? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म is a defining property of living. Why? Because no non-living object or material can exhibit metabolism, because metabolism is never present in non-living. हो गया पूरा कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो देखो जरा, अब जैसे देखना, यहां पर मान लो मैंने क्या किया, ये मान लो एक मैंने ऑर्गेनिज्म बनाया। समझना जरा, ये मैंने ऑर्गेनिज्म बनाया। इस ऑर्गेनिज्म के मान लो ये मैंने लंग्स बना दिए। क्या बना दिए मैंने? यहां पर मान लो लंग्स बना दिए। क्लियर है? अब आप मुझे बताना जरा, लंग्स से आप मुझे बताओ जरा, जो ब्लड है वो इसमें ब्लड आएगा, लंग्स इसमें ऑक्सीजन भेज देगी, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर जगह जाएगी। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? देखो और बेसिक बताते, और बेसिक चलते। देखो जरा, जैसे मान लो यहां पर मैंने बोल दिया ये एक ह्यूमन बीइंग है, इसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? इसकी बॉडी के अंदर जो CO2 है ना, जैसे हम जब सांस लेते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं, इंस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन को, और जब हम एक्सपायर करते हैं तो क्या रिमूव करते हैं? CO2। अब ये CO2 कैसे हमारी बॉडी में ट्रेवल करती है? तो इस CO2 को ट्रेवल करने के लिए ये CO2 कंबाइन होती है वाटर के साथ में। किससे कंबाइन होती है? वाटर के साथ में। और जब ये कंबाइन हो जाएगी तो ये बनाएगी H2CO3।
तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर कंस्ट्रक्शन हो गया या डिस्ट्रक्शन हो गया? यहां पर कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा? यहां पर कंस्ट्रक्शन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन हो गया तो आप मुझे बताओ, ये एनाबॉलिज्म हो जाएगा। और एनाबॉलिज्म इज द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे हम? एनाबॉलिज्म इज द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो आप मुझे बताना जरा, ये रिएक्शन इसके अंदर हो रही है, समझना जरा अच्छे से, ये रिएक्शन क्या हो रही है? इसके अंदर हो रही है। तो आप मुझे बताना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड, क्योंकि ये अंदर हो रही है रिएक्शन, हम क्या लिखेंगे? रिएक्शन इनसाइड लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम क्या बोलेंगे इसको? इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे इसको? मेटाबॉलिज्म। समझना जरा अच्छे से, क्लियर है? अब मान लो हमने क्या किया, इसी रिएक्शन को उठा के हमने आउटसाइड कर दिया। जैसे आपने देखा होगा, मान लो सोडा जब हम बनाते हैं, तो सोडा बनाते हैं तो उसमें भी वाटर में हम किसको मिक्स करते हैं? CO2 को मिक्स करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो आप मुझे बताना, ये रिएक्शन अभी अंदर हो रही थी तो ये कहलाएगी मेटाबॉलिज्म। लेकिन यदि यही रिएक्शन अब बाहर हो रही है तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं कहलाएगी, ये मेटाबॉलिज्म नहीं कहलाएगी। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर हमने बोला रिएक्शन इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी, क्लियर हो गया? आउटसाइड द बॉडी, समझना जरा इसको। तो यदि आउटसाइड द बॉडी होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो आप मुझे बताओ, यहां पर भी पहले हम लिख लेते हैं CO2 प्लस H2O, ये बन गया H2CO3। दिस इज नॉट कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। इसको हम मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे। तो इस रिएक्शन को हम क्या लिविंग थिंग बोल दें? नहीं। क्या इस रिएक्शन को हम नॉन लिविंग थिंग बोल दें? नहीं, इसको हम लिविंग रिएक्शन बोलेंगे। बहुत बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है, समझो जरा अच्छे से, क्लियर है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है इस पॉइंट में, आप समझना। देखो जरा, मान लो मेरे पेट के अंदर में अभी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और मुझे क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। तो यह कहलाएगा क्या? मेटाबॉलिज्म। लेकिन मैंने क्या किया? बाहर मैंने ग्लूकोज को जला दिया। ग्लूकोज को मैंने बाहर जलाया और जलाने के बाद में एनर्जी मिलती है। तो क्या अभी वो मेटाबॉलिज्म कहलाएगा क्या? नहीं, वो मेटाबॉलिज्म नहीं कहलाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी इज नॉट कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। क्लियर हो गया? उसको हम मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे। तो आप मुझे बताओ, रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी इज नॉट कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। उसको हम मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे। बताओ जरा, उसको हम मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। इसको हम मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे तो क्या बोले? अब समझना जरा। देखो, एक वर्ड है इन विट्रो। एक वर्ड है इन विट्रो, अभी समझ लो इसको, आगे बहुत बार आएगा। एक वर्ड है इन वीवो, ध्यान से देखना जरा। एक वर्ड है इन विट्रो, एक वर्ड है इन वीवो। अब यदि मान लो इस O को हम पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, O और T, और यदि इसके बीच में हम ऐसे लगा दें U, तो आप मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा? बताओ जरा, क्या बन जाएगा? OUT बन जाएगा। अब इसको पलट देते हैं तो आप मुझे क्या बताओ, क्या बन जाएगा? आउट। तो यदि कोई रिएक्शन बॉडी के बाहर हो रही है तो वो कहलाएगी इन विट्रो। क्या कहलाएगी? इन विट्रो। और यदि अंदर हो रही है तो क्या कहलाएगी? यहां यू लगा के देखो, कुछ बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा। तो ये क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा। इनसाइड द बॉडी। ये क्या कहलाएगा? आउटसाइड द बॉडी। तो इन वीवो का मतलब क्या हो जाएगा? इनसाइड द बॉडी। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ बेटा। इसको हम बोलेंगे इनसाइड द बॉडी। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े। देखो, तो आपको याद रहेगा, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी। हम क्या बोलेंगे? आउटसाइड द बॉडी। वीवो का मतलब क्या हो जाएगा? इनसाइड द बॉडी। क्या बोलेंगे बेटा? इनसाइड द बॉडी। तो अब आप मुझे बताना, अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं,
एनी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, समझना जरा स्टेटमेंट को, मैं स्टेटमेंट यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। एनी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेली, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन outside the body, या फिर हम क्या बोलें, इन विट्रो, क्लियर हो गया, आउटसाइड द बॉडी, परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब का मतलब तो आप जानते हो, टेस्ट ट्यूब, क्लियर हो गया, क्या बोल रहे हैं हम, टेस्ट ट्यूब। तो एनी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी, एक एक वर्ड का मतलब समझना, अकेली रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसको हम बॉडी के बाहर कर रहे हैं या टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या वो लिविंग कहलाएगी? नहीं, वो लिविंग नहीं कहलाएगी। क्या हम उसको लिविंग थिंग बोले? नहीं। क्या हम उसको नॉन लिविंग थिंग बोले? नहीं। बट हम उसको क्या बोलेंगे? लिविंग रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? लिविंग रिएक्शन बोलेंगे। आ गया समझ में? तो आप मुझे बताओ जरा, एनी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग थिंग। ना ही ये लिविंग थिंग है। अब आप मुझे बताओ, CO2 को हमने क्या कर दिया? वाटर से मिला दिया, तो क्या वो लिविंग थिंग हो गई? क्या बताओ मुझे, क्या वो लिविंग थिंग हो जाएगी? नहीं। क्या वो नॉन लिविंग थिंग हो जाएगी? नॉन लिविंग भी नहीं बोलेंगे। तो ये बीच की हो गई, ना इसको लिविंग बोल रहे हैं ना इसको नॉन लिविंग बोल रहे हैं। इसके लिए हम लिविंग रिएक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं। कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? लिविंग रिएक्शन। नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग थिंग, but it is living reaction। ये क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से मुझे बताओ। इट इज लिविंग रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगा? लिविंग रिएक्शन। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? इट इज कॉल्ड लिविंग रिएक्शन। उसको हम थिंग नहीं बोलेंगे, हम उसको कोई जीव, हम ये नहीं बोलेंगे कि यार वो चलता फिरता इंसान है या फिर मरा हुआ इंसान है। हम उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? देखो, अंदर हो रही थी तो वो लिविंग रिएक्शन थी, समझ में आ गया? तो बाहर भी होगी तो उसको हम लिविंग रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको लिविंग रिएक्शन बोलेंगे। बट आपने पानी के साथ में CO2 को जोड़ दिया तो कोई इंसान बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो इसीलिए उसको हम लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग नहीं बोलते। आ गया सभी को क्लियर? बताओ जरा जल्दी से। क्रिस्टल क्लियर हो गया? एक मिनट रुकना। भारत भैया, भारत भैया बोला गड़बड़ हो गया कुछ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? जल्दी से आप मुझे बताओ। हमने देख लिया मेटाबॉलिज्म, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? रेप्लिकेशन। एग्जिट हो गया शायद उसमें से। रेप्लिकेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? रेप्लिकेशन। क्लियर हुआ? तो अब आप समझना जरा, व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेशन। देखो, फादर से आप मुझे बताओ डीएनए आता है, मदर से भी डीएनए आता है, या सिंपल छोड़ो, फादर से स्पर्म आता है, मदर से ओवम आता है। अब ये एक सेल बन गया, एक सेल बन गया, इस सेल के अंदर डीएनए है। अब ऐसे हमको क्या बनाना है? 50 ट्रिलियन सेल बनाना है। कितने सेल बनाने हैं? 50 ट्रिलियन सेल बनाने हैं, तब जाके क्या बनेगी? पूरी बॉडी बनेगी। देखो जरा,
मान लो यहां पर मैंने बना दिया, ये मान लो हमने बनाए फादर। क्लियर है? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, ये मान लो मैंने बना दिया मदर। ये हमने बना दी मान लो मदर। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना बेटा, यहां से क्या आता है? यहां से आता है स्पर्म, यहां से क्या आता है? ओवम। दोनों यहां पर कंबाइन हो जाएंगे तो आप मुझे बताओ क्या बनता है? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जाइगोट बन जाता है, इतना आपको मालूम है। 10th क्लास में, 9th क्लास में, 7th क्लास में भी दिया हुआ है, क्या बन जाता है? जाइगोट। आ गया समझ में? तो आप मुझे बताना, ये जो जाइगोट है ना, इस जाइगोट के अंदर भी एक सेल है, और इस जाइगोट को यदि हम देखें, इसके अंदर क्या है? डीएनए। अब इस जाइगोट में बहुत सारे मिलियंस इंटू मिलियंस इंटू मिलियंस इंटू मिलियंस इंटू मिलियंस इंटू मिलियंस डिवीजन कराने, और जब डिवीजन कराने हैं तो आप मुझे बताओ जरा, क्या बन जाएगा? एक पूरा ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा एक ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ, यहां से इसके जैसे बहुत सारे सेल बनाने हैं, इसके जैसे बहुत सारे सेल बनाने हैं, तो हमको बहुत सारे सेल डिवीजन करने पड़ेंगे। क्लियर है? क्या करने पड़ेंगे? सेल डिवीजन करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना, इसके अंदर क्या होता है? जैसे देखो, आप मुझे बताना कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो हम बोलते हैं ना, यार इसकी नाक इसके पापा से मिल रही है, इसकी आंख जो है इसकी मम्मी से मिल रही है। तो मुझे बताओ, वो नाक या आंख क्या स्पर्म और ओवम में बह के आती है क्या? बताओ जरा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो आप मुझे बताओ, कौन सी चीज आती है उसके साथ में? उसके साथ में डीएनए आता है, जेनेटिक मटेरियल आता है, वो इंफॉर्मेशन आती है। तो आप मुझे बताओ जरा, वो जो इंफॉर्मेशन आती है वो किस में होती है? डीएनए में होती है। क्लियर हो गया? अब देखना, जैसे मान लो, ये मान लो इस तरीके से डीएनए, या और सिंपल मैं इस तरीके से बना देता हूं। मान लो ये जाइगोट मैंने बनाया, चलो नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं। ये मान लो मैंने जाइगोट बनाया, ये मैंने क्या बना दिया? जाइगोट। इस जाइगोट के अंदर मैंने क्या बना दिया? ये यहां पर मान लो मैंने डीएनए बना दिया। क्या बना दिया मैंने? डीएनए बना दिया। क्लियर है? मान लो यहां पर मैंने लिख दिया ए, यहां पर लिख दिया टी, यहां लिख दिया टी, यहां लिख दिया ए। क्या होते हैं अभी आपको नहीं पता, ए टी, बस ये समझ लो ए टी से जुड़ता है। टी ए टी ए ए टी टी ए, इस तरीके से टी ए, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब हमको क्या करना है बेटा? हमको इसके जैसे बहुत सारे डीएनए बनाने हैं। अब देखो, हमको क्या करना है? इसके बहुत सारे, कैसे क्या करना है? इसके जैसे बहुत सारे हमको डीएनए बनाने हैं, बिल्कुल इसी के जैसी एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपी। क्लियर हो गया? बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी हमको बनाना है। तो बताओ जरा, यहां पर क्या था? ए टी ए, इस तरीके से था ना? आप मुझे बताओ जरा, क्या था? ए टी, फिर हमने बोला था ए टी, फिर उसके बाद क्या था? टी ए, फिर आप मुझे बताओ जरा क्या था? जल्दी से आप मुझे बताओ, फिर से क्या था? टी ए। तो आप मुझे बताना, यहां पर ये हमने बना दिया, यहां लिख दो टी, यहां लिख दो ए, यहां लिख दो टी, यहां लिख दो ए, यहां लिख दो ए, यहां लिख दो टी, यहां लिख दो ए, यहां लिख दो टी। ये हमने बना दिया। तो इसी के जैसी हमने दो कॉपी बना ली, इसी के जैसी हमने क्या बना दी? दो कॉपी बना ली। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना जरा, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है तो हम बोलेंगे रेप्लिका, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लीकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लीकेशन। समझ में आ गया? तो इसी के डीएनए जैसा हमने एक दो डीएनए और बना लिए। बताओ जरा, ये हमने बना लिया ए, फिर यहां पर हमने बना लिया टी, यहां बना लिया ए, यहां पर हमने बना लिया टी, फिर हमने बना लिया टी, फिर हमने बना लिया ए, फिर हमने बना लिया यहां पर टी। तो आप मुझे बताओ बेटा, यहां पर एग्जैक्टली इसके जैसी हमने दो कॉपी बना ली ना, फोटो कॉपी बना ली, जेरोक्स कॉपी कर ली। दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? These two are the replication of this। अब आप मुझे बताना, क्या ये दिखाई देगा? ये हमारे सेल के अंदर चल रहा है, 1 मिनट में 1 मिलियन सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, और 1 मिनट में 1 मिलियन सेल नए बन जा रहे हैं, और हर एक सेल में ऐसा चल रहा है। तो क्या हमको दिखाई देगा? तो ये प्रोसेस, ये जो रेप्लिकेशन है, क्या हमको दिखाई देती है? क्या हमको ऑब्जर्व होती है? क्या नहीं होती? अभी आपको ऐसे ही समझना है, ए टी से जुड़ गया, टी से जुड़ गया, बस आपको ऐसे याद रखना। अरे कुछ भी कर लो, यहां एक्स कर लो, वाई कर लो, वाई कर लो, एक्स कर लो, इस तरीके से कर लो। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया? तो आप मुझे बताना, एग्जैक्टली कॉपी हो गई। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये क्या है? इसको हम लिख दे रहे हैं, ये है डीएनए।
आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट ये पेरेंटल डीएनए, मान लो यहां पर हम लिख देते हैं ये कौन सा डीएनए है, पेरेंटल डीएनए, पेरेंट डीएनए। और यहां पर ये क्या हो जाएंगे, बच्चों की डीएनए, मतलब इनसे जो नए सेल बने उसको हम क्या बोल देंगे, बच्चों की डीएनए। तो यहां पर आप मुझे बताना ये जो बच्चों के डीएनए है पेरेंट्स की डीएनए के एग्जैक्टली कॉपी है कि नहीं है। हो गया क्लियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेप्लीकेशन, क्योंकि ये रेप्लिका है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लीकेशन। आ गया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट है तो बताओ। हो गया पूरा क्लियर। तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, रेप्लिका ऑफ पेरेंट डीएनए। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। हमारे हर एक सेल के अंदर क्या चल रहा है, रेप्लिकेशन। 12th क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ोगे क्या होता है रेप्लिकेशन। अभी आपकी कल से जूलॉजी की क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें दीक्षा मैम आपको अच्छे से पढ़ाएंगी एंजाइम, बायोमोलिक्यूल, उसमें आपको डीएनए पढ़ाएंगी। डीएनए में आपको ये पूरा आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब हम सेल स्टार्ट करेंगे ना तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। हो गया पूरा क्लियर, आगे बढ़े। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बच गई। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगी, लास्ट प्रॉपर्टी इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, सेल 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 मिल गए और मिलके उनने कुछ बना लिया। टिश्यू 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 मिल गया, उनने मिलके कुछ बॉडी बना ली। या फिर ऑर्गन 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 मिल गया, उनने कुछ मिलके कुछ बॉडी बना ली। ऑर्गन ने सिस्टम बनाया फिर कुछ बॉडी बना ली। तो इसका मतलब सबने मिलके कोई बॉडी बना ली तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्गेनाइजेशन। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट है बताओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है। पहले 1 मिनट सोच लो, क्योंकि ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं आपके डाउट देख रहा हूं। रेप्लीकेशन समझ में नहीं आया। देखो रेप्लिका का मतलब जैसे आप फोटोकॉपी कराने जाते हो ना, तो फोटोकॉपी में आपने एक पेज डाला, उसकी वैसी मल्टीपल कॉपीज आ जाती हैं। इसी तरीके से हमारे सेल के अंदर डीएनए होता है, उस डीएनए की एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको हम बोल देंगे रेप्लिका। रेप्लिका का वर्ड का मतलब क्या है, जेरोक्स, डुप्लीकेट, बिल्कुल वैसा का वैसा बन जाना, वो क्या कहलाएगा, रेप्लिका। हो गया पूरा क्लियर। तो आप मुझे बताओ, सेल, टिश्यू, अब आप समझना जरा, सेल सारे मिले, उनने मिलके एक बॉडी बना ली, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर है। जैसे जियो कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो जियो कंपनी क्या अकेली मुकेश अंबानी से बनी हुई है क्या, उसमें ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे लोग हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, बहुत सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर क्या किया, उसको बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, यहां पर मान लो मैंने बोला ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, और इन सभी ने मिलकर आप मुझे बताओ क्या बना ली, एक बॉडी बना ली। ये उन्होंने क्या बना ली, सपोज करो इस तरीके से उन्होंने क्या बना ली, ये सभी ने सेल ने मिलकर क्या बना ली, एक बॉडी बना ली। तो आप मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, मान लो हम बात कर रहे हैं यहां पर, मान लो टिश्यू, टिश्यू, अब आप जानते हो, आप टिश्यू पढ़ चुके हो, टिश्यू, टिश्यू, ये टिश्यू, इन सभी ने मिलके क्या कर लिया, एक बॉडी बना ली। मान लो हमने इस तरीके की एक बॉडी बना ली। तो आप मुझे बताओ, इन सभी ने मिलके, सभी का काम अलग अलग है। जैसे मान लो किसी का काम, जैसे आप घर में ही देखो, आपके घर में किसी का काम क्या है, आप मुझे बताओ। किसी का काम है खाना बनाना, किसी का काम है सफाई करना, किसी का काम है बाहर से सामान लेकर आना। तो यहां पर सबने मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर करके एक बॉडी को बना लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया। टिश्यू टिश्यू टिश्यू, ये टिश्यू, ये टिश्यू, ये टिश्यू, ये मिलके इनने क्या बना ली, एक बॉडी बना ली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्गेनाइजेशन। किसी को डाउट है तो पूछो।
क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया? आगे बढ़े? क्लियर हो गया? तो अब हम आ जाए उस पर, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, जैसे किसी भी चीज को आप देख लो, जैसे अपनी आर्मी है, इंडियन आर्मी है, तो इंडियन आर्मी की यदि हम बात कर रहे हैं तो इंडियन आर्मी में भी बहुत सारे अलग अलग लोग मिल जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज कंबाइन टू फॉर्म, ये देखो ना इससे डेफिनेशन आ रही है, डिफरेंट एंटिटीज कंबाइन टू फॉर्म सिंगल बॉडी इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन भी लिख लो। तो हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, डिफरेंट एंटिटीज कंबाइन टू फॉर्म सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल बॉडी और स्ट्रक्चर। अभी जब आप एनिमल टिश्यू, जब आप पूरी डाइवर्सिटी पढ़ोगे ना, तो उसमें आप देखोगे पॉरीफेरेंस आएंगे, कहीं सिलेंट्रेटास आएंगे, इनमें अलग अलग टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये मैंने आपको बेसिक हिंट दे दिया, आप अभी इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ोगे। हो गया पूरा क्लियर? तो इसको किसी में कोई डाउट है तो बताओ, आगे बढ़े। अब आ जाओ, हम बात कर रहे हैं किसकी, कोमा पेशेंट की। किसकी बात कर रहे हैं, कोमा पेशेंट की। पहले तो आप एक बात समझ लो, कोई भी ऐसी सिंगल प्रॉपर्टी नहीं है, देयर इज नो सिंगल प्रॉपर्टी विच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर दे। ऐसी कोई भी एक प्रॉपर्टी नहीं है। बात समझ में आ गया? कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जिसकी मदद से हम ये बोल दें कि हां भाई ये है तो लिविंग है, ये है तो नॉन लिविंग है। बात समझ में आ गया? ऐसी कोई भी एक प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी मदद से हम ये बोल सके कि हां भाई ये है तो लिविंग होगा, ये है तो नॉन लिविंग होगा। समझ में आ गया? अकेली कोई भी एक नहीं है, तो हमको 3-4 प्रॉपर्टीज देखनी पड़ती है। अब जैसे कोमा वाला पेशेंट है, तो कोमा वाले पेशेंट में सेंसिटिविटी नहीं है, तो सेंसिटिविटी नहीं है तो इसका मतलब, सेंसिटिविटी नहीं है तो वो क्या हो गया, नॉन लिविंग। लेकिन उसके अंदर मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है ना, उसके अंदर जो भी हम उसको खिला रहे हैं, मान लो ड्रिप लगी हुई है, तो उससे उसकी बॉडी में हर सेल के अंदर एनर्जी तो जा रही है ना। तो आप मुझे बताओ, उसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि वो मर गया, अभी सांस तो ले ही रहा है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ डाइजेशन, थोड़ा बहुत सूसू पॉटी तो जा ही रहा है ना, एक्सक्रीशन तो कर ही रहा है। तो आप मुझे बताना बेटा कि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है। तो आप देखो जरा, हम बात कर रहे हैं कोमा पेशेंट। किसकी बात कर रहे हैं, कोमा पेशेंट। अब देखना जरा, कोमा पेशेंट के अंदर सेंसिटिविटी एब्सेंट है, भाई वो रिस्पॉन्स नहीं करता। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, बट मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है। अरे सूसू पॉटी जा रहा है, आप मुझे बताओ जरा, तो डाइजेशन थोड़ा बहुत तो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। तो अब देखो, मेटाबॉलिज्म यदि है, समझना जरा, यदि मेटाबॉलिज्म है तो हम बोल देते हैं लिविंग है, और सेंसिटिविटी यदि नहीं है तो हम बोल देते हैं नॉन लिविंग है। लेकिन यहां पर तो ये बीच का हो गया कि नहीं हो गया, इसीलिए ना ही हम उसको लिविंग बोलते हैं, ना ही हम इसको नॉन लिविंग बोलते हैं। समझ में आ गया? ना ही इसको हम लिविंग बोलते हैं, ना ही इसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं। आप आगे नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे, इसके लिए एक वर्ड, एक अलग से एक स्केल होता है, ग्लासगो कोमा स्केल, वहां पर इसको हम और अच्छे से देखते हैं, आई कितनी रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना हम बात कर रहे हैं तो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। हाँ, मुन्ना भाई पेशेंट, बहुत बढ़िया, वो ऐसे पड़ा रहता है ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। क्लियर है? तो सेंसिटिविटी उसके अंदर एब्सेंट है। तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो सच प्रॉपर्टी विच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक अकेली प्रॉपर्टी ऐसी कोई भी नहीं है जिसकी मदद से हम लिविंग और नॉन लिविंग को अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो आप मुझे बताओ, यहां पर हम क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ। यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे, देयर इज नो सिंगल प्रॉपर्टी विच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बोल सकते हैं ना? तो ये तो दोनों के बीच का हो गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो सिंगल प्रॉपर्टी which can differentiate between living and non living।
जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट कर सके, ऐसी कोई अकेली एक प्रॉपर्टी नहीं है। समझ में आया? तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो इसका ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हमने उसको क्या बोल दिया कि अभी वो बोल दिया ना हमने, ब्रेन डेड टाइप का बोल दिया, लेकिन इसमें मेटाबॉलिज्म तो प्रेजेंट है ना। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? मेटाबॉलिज्म तो प्रेजेंट है, तो हम इसको नॉन लिविंग तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मेटाबॉलिज्म किसकी प्रॉपर्टी थी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी लिविंग की। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सारा का सारा हमने पढ़ लिया। अब हम जल्दी से 10-15 मिनट में, अब समझो सभी लोग अच्छे से समझना। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, और एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है मैं आपको सिखा रहा हूं। आप नई एनसीईआरटी लोगे, मान लो किसी ने आपको पुरानी दे दी, उसको अलग कर दो, नई एनसीईआरटी खरीदो, क्योंकि हर साल कुछ चेंज उसमें कर देते हैं एनसीईआरटी में। और जो वर्ड में अंडरलाइन कराऊंगा आपको वो सबसे ज्यादा फोकस करना है, और केवल वही अंडरलाइन करना है, आपको अपने मन से अंडरलाइन नहीं करना है। समझ में आ गया? जो मैं सर्कल कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सर्कल कराऊंगा वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जरा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी आपको दिख रही है पूरी। इस पेज में कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। सभी लोग एनसीईआरटी निकाल लो, इसमें कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं व्हाट इज लिविंग, कैरेक्टर एग्जिबिटेड बाय लिविंग। ये सभी आपको मालूम है। देखो जरा क्या क्या हो जाते हैं मोर फीचर्स। हमने बोला मेटाबॉलिज्म है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट है, सेल्फ ऑर्गेनाइज है, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। ये पूरा हमने अभी देख लिया, सब कुछ हमने देख लिया। देखो ग्रोथ हमने देख लिया, रिप्रोडक्शन देख लिया, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, सेंसिटिविटी हमने इसको बोला था। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? एनसीईआरटी सभी लोग निकाल लो इसको। अभी आपको कुछ भी, आपको मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, आपको वैसे ही एनसीईआरटी पढ़ना है। समझ में आया? पूरा क्लियर हो गया? चलो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। किसी भी चीज में ग्रो, नंबर बढ़ जाए, ये देखो जरा, मास बढ़ जाए, नंबर बढ़ जाए, वो क्या कहलाएगा? ग्रोथ। क्लियर हो गया? तो यहां पर इस सेंटेंस को आपको अंडरलाइन करना है। चलो हम यहां पर अंडरलाइन कर लेते हैं इस सेंटेंस को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं, बट नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। लिविंग में कौन सी प्रॉपर्टी होती है आप मुझे बताओ जरा, कौन सी ग्रोथ होती है? इंट्रिंसिक। नॉन लिविंग में कौन सी होती है? एक्सट्रिंसिक। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े, ये एनसीईआरटी है। क्लियर हुआ? चलो, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। चलो, अब एक प्रॉपर्टी है, जरा अब उसको अच्छे से समझना। अब हम वापस आते हैं ग्रोथ पर। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन थोड़ा आप अच्छे से समझना, एक वर्ड जो है उसको आप अच्छे से समझना। क्लियर है? देखो, हम बात कर रहे हैं फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अच्छे से समझना, फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं फॉर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखना जरा, जो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मान लो यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये हो गया। क्लियर हो गया? ये एक ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। समझना जरा, इसमें क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। जब रिप्रोडक्शन होगा तो ये देखो, इसका नंबर 2 हो गया। क्लियर हो गया? क्या हो गया? इसका नंबर 2 हो गया। अब इसमें फिर से क्या होगा आप मुझे बताओ जरा? रिप्रोडक्शन होगा हर एक सेल में। तो 2 के कितने सेल हो गए? 4 सेल हो गए। तो ये देखो जरा, रिप्रोडक्शन हो गया। तो आप यहां पर देखना जरा, यहां पर रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये सभी को समझ में आया? फिर से देखो, फिर से देख लो जरा इसको। हमने क्या बोला? ये हमने बोला। आप मुझे बताओ, इस सेल में क्या हुआ? रिप्रोडक्शन हुआ, इसके 2 सेल बन गए। इस सेल में भी रिप्रोडक्शन हुआ, हमने क्या बोल दिया, इसके कितने सेल हो गए? 2 सेल बन गए। ये देखो जरा, कितने सेल बन गए? और 2 सेल बन गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? रिप्रोडक्शन। क्या बोल देंगे जल्दी से आप मुझे बताओ जरा? रिप्रोडक्शन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, क्या बोलेंगे हम इसको? रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया? अब मान लो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को मैं यहां पर इस तरीके से ऐसे छोटा सा बना दे रहा हूं, या पूरा चलो कलर ही हम इस कलर से बना देते हैं, पिंक कलर से। ये यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल के बने हुए हैं। समझना जरा, किसके बने हुए? एक ही सेल के बने हुए।
तो पहले मान लो ये ऐसा था, इसको जब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे ना, तो देखो जरा ये ऐसा दिखाई देगा, थोड़ा सा बड़ा हमको दिखाई देने लगेगा यहां पर। ये देखो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमको दिखाई देने लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप देखना जरा ये क्या होता है। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम एक प्लेट लेते हैं जिसको हम पेट्री डिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पेट्री डिश बोलते हैं। समझ में आ गया? ये जो पेट्री डिश होती है इसमें हम अलग अलग मटेरियल डाल देते हैं, चॉकलेट डाल देते हैं, या फिर हम मान लो अगार डाल देते हैं, अलग अलग चीजें डाल देते हैं, ब्लड डाल देते हैं, इससे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करे। तो यहां पर बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस कर रहा है ना, तो उसके साथ में उसकी ये जो कॉलोनी है, वो कॉलोनी का साइज भी बड़ा हो रहा है। तो यहां पर इसमें जो ग्रोथ हो रही है ना, वो रिप्रोडक्शन की वजह से हो रही है, या रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो ग्रोथ की वजह से हो रहा है। समझना जरा, यहां पर ये जो आप मुझे बताइए जरा, यहां पर देखो रिप्रोडक्शन कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो इसकी वजह से इसकी कॉलोनी जो है उसका क्या हो रहा है, साइज भी बड़ा हो रहा है। तो यहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों म्यूचुअली इंक्लूसिव एजेंट, क्या है? इंक्लूसिव इवेंट है। बताओ जरा क्या हो जाएंगे? बोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। आया समझ में? तो जल्दी से आप मुझे बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। देखो पहले इसकी कॉलोनी इतनी सी थी, अब इसकी कॉलोनी इतनी बड़ी हो गई, इसकी कॉलोनी क्या हो गई? इतनी बड़ी कॉलोनी हो गई। किसकी वजह से हुआ? रिप्रोडक्शन हुआ तो ग्रोथ भी हो गया। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। आ गया समझ में? क्या हो जाएंगे? दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट? इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और दोनों हो सकते हैं। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, ग्रोथ भी हो सकती है, और रिप्रोडक्शन की वजह से ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ की वजह से रिप्रोडक्शन हो सकता है, रिप्रोडक्शन की वजह से ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से रिप्रोडक्शन, दोनों एक ही बात है। तो एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनिम्स। तो याद रखना यहां पर ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होते हैं। बट यहां पर क्या होता है, जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें मान लो इसका क्या हुआ? ये हमने बोल दिया रिप्रोडक्शन हुआ। क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। लेकिन अब इसमें इसकी साइज भी जो है वो बड़ी हो जाती है। अब आप मुझे बताओ, जब साइज बड़ी हो रही है तो यहां पर क्या हो रही है? ग्रोथ। और यहां पर क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों सेम है क्या? नहीं। सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो आप मुझे बताओ यहां पर हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब या तो रिप्रोडक्शन हो रहा है या ग्रोथ हो रही, दोनों एक साथ नहीं हो रहे। ध्यान से देखना बेटा, अच्छे से समझना। देखो यहां पर रिप्रोडक्शन हुआ, फिर रिप्रोडक्शन हुआ, उसकी वजह से पहले इतनी सी जगह में था, अब इतनी जगह में फैल गया। तो यहां पर ग्रोथ की वजह से ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन की वजह से ग्रोथ हो रही है, इसीलिए हमने बोल दिया म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, हम किसी को भी दूसरे की जगह क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, सिनोनिम्स की तरह। लेकिन यहां पर देखो, रिप्रोडक्शन हुआ, उसके बाद ग्रोथ हुई, तो क्या ये रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों यहां पर सेम है क्या? यहां पर रिप्रोडक्शन की वजह से ग्रोथ हो रही है, यहां पर रिप्रोडक्शन की वजह से ग्रोथ हो रही है, इसीलिए आप मुझे बताइए जरा क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। लेकिन यहां पर आप मुझे बताओ, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर नॉट इंक्लूसिव इवेंट, दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट। ये क्या हो जाएंगे? दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या हो जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो, तो सभी को समझ में आया। अब क्या होगा? एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी को मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा। आपके पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा, तो उसमें मैं आपको और थोड़ा थोड़ा सा एनसीईआरटी के बारे में बताऊंगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, क्योंकि आज का टाइम अप हो चुका है। तो जैसे देखो यहां पर मैंने पूरी एनसीईआरटी को किया था, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। ये देखो पूरी एनसीईआरटी जो है ना, हम एक एक पेज में आपको पढ़ के बताऊंगा, एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा कि कौन सा पॉइंट इसमें क्या है, किस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, किस पॉइंट को। तो इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से मुझे बताओ। आ गया पूरा? सभी को क्लियर हो गया?
फटाफट बताओ। क्रिस्टल क्लियर है तो फटाफट लिख के बताओ क्लियर है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो जाएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा या ये होगा, बट दोनों नहीं होंगे। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो जाएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, बट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है। इंक्लूसिव का मतलब क्या हो जाएगा, आप ये बोलो चाहे ये बोलो या दोनों बोलो, एक ही बात। क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर सभी को हो गया? तो चलो ठीक है, थैंक यू। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। मेरे ख्याल से 7-8 दिन बाद या 10 दिन बाद कुछ क्लास है जिसमें हम सेल स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करने से पहले पूरा इसको रिवाइज करेंगे, आपकी और सारी चीजें जो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हो गया पूरा क्लियर? और भी इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको ऐड कर दूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।